मुंबई से निसर्ग तूफान का बड़ा खतरा फिलहाल टल गया है। तूफान अलीबाग जो कि मुंबई के करीब है, वहां से भी 50 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में तट से टकराकर आगे बढ़ गया है। हालांकि मुंबई पर से खतरा टल गया है, तूफान यहां से गुजर चुका है, लेकिन अभी भी तेज हवाएं और बारिश रह रहकर होती रहेगी। इसलिए तूफान के खत्म होने तक लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। इसमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5, पालघर, ठाणे और रत्नागिरी में 2-2 टीमें रखी गई हैं। इस खबर पर और डिटेल से बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मनोज कुलकर्णी हमारे साथ हैं और आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले हम चलेंगे मनोज के पास। जी मनोज, आप हमें बताएं कि किस तरीके से अब मुंबई सेफ है। जहां तक निसर्ग तूफान की बात है, ये टकराया है, आया है, लेकिन मुंबई से 50 किलोमीटर दूर रहा। जी सही बात है विपिन जी। जो कल से मुंबई का प्रशासन और महाराष्ट्र प्रशासन जो है काम पे लगा था, कम से कम वित्त हानि और जीवित हानि हो इसके लिए मुंबई महापालिका और राज्य सरकार तैयारी में थे। लेकिन मुंबई का जो भौगोलिक संरचना है उसे देखकर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मुंबई में इतने बड़े पैमाने पे कभी चक्रवात आया है। इस बार भी वही आशंका लगाई जा रही थी, लेकिन प्रशासन सज्ज था। तो इसी को लेकर मुंबई से जो लगभग 50 किलोमीटर दूरी से ही अलीबाग से ये साइक्लोन जो है पुणे और पुणे से फिर नासिक वो एरिया में, पश्चिमी तटीय एरिया में निकल गया है। इसकी वजह से मुंबई के ऊपर जो आने वाला भारी संकट था वो तो निकल गया है। लेकिन इस वक्त मुंबई में कभी बारिश होती है, कम ज्यादा बारिश होती है, हवा भी कम ज्यादा चलती है। इसकी वजह से कई जगहों पे पेड़ गिरे हैं। प्रशासन जो है वो पेड़ निकालने के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक जो मुंबई का समाधान की बात है, ये जो चक्रवात है ये निकल गया है। जी, तो दर्शकों को यह साफ कर दें कि देखिए, जैसा मनोज बता रहे हैं कि मुंबई से 50 किलोमीटर दूर, इनफैक्ट अगर आप मुंबई से दूरी नापे तो यहां से अलीबाग भी 30 से 40 किलोमीटर दूर, एक मोटा डिस्टेंस, और उसके अभी 50 किलोमीटर आगे, तो उतनी दूरी से ये तूफान निकल गया। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मुंबई में तेज हवाएं अभी भी चल रही हैं, पेड़ गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, कई जगहों पर हुई भी हैं, और साथ में बारिश भी रह रहकर आ रही है। ऐसे में आपको जब तक ये तूफान का जो टाइमिंग है, ये शाम 6 से 7 बजे तक दिया गया है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता आपको एहतियातन घर के अंदर रहना है। कुछ इलाकों में पावर कट्स भी एहतियात के तौर पे हो सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा खतरा हो सकता था मुंबई के लिए, जितना नुकसान यहां हो सकता था, वो काफी अब कम होगा, क्योंकि जो तूफान है निसर्ग, वो काफी दूरी से निकल गया है, जिसकी आशंका ज्यादा थी। और यहां पर अब हमारे साथ मृत्युंजय साहब भी हैं आईएमडी से। मृत्युंजय, आप हमें ये बताएं कि अब ये जो तूफान है, क्योंकि 50 किलोमीटर दूरी से निकला है, आगे नासिक की तरफ जा रहा है, तो एक तो वो कि वो उस रास्ते पे जहां से गुजर रहा है वहां वो किस तरह का इंपैक्ट डाल रहा है, और दूसरा, क्या मुंबई वासियों के लिए अब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रह गया, ये आपसे भी समझना चाहेंगे। अभी मुंबई से लगभग दक्षिण पूर्व दिशा पे 75 किलोमीटर दूरी पर ये केंद्रीभूत है, और इसका जो सेंट्रल एरिया में जो विंड स्पीड है वो लगभग 90 to 100 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर है। इसको नजर में रखते हुए आप मुंबई की बात करें तो मुंबई में अभी सदर्न मुंबई में स्पेशली आपका विंड स्पीड 70 to 80 हो सकता है, जो बॉर्डर एरिया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ। और नॉर्दर्न पार्ट आप जाएंगे तो वहाँ 50 to 60 kmph विंड स्पीड अभी होगा, और धीरे धीरे अगले 3 घंटे में ये विंड स्पीड कम होता रहेगा, क्योंकि साइक्लोन नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूव कर रहे हैं, तो मुंबई से दूर जा रहे हैं। और अभी जो एरिया में है आप देखेंगे, ये पुणे, अहमदनगर, नासिक, औरंगाबाद, ये सभी जिला को प्रभावित करने वाले हैं। मगर तो जाते जाते ये वीक हो रहा है। हमारा उम्मीद है कि ये जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अभी है, अगले 3 घंटे में ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में, और बाय मिडनाइट ये साइक्लोन स्टॉर्म से एक डीप डिप्रेशन हो जाएगा। सो मिडनाइट तक जो टाइम है, ये टाइम पर जो मध्य महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट जैसा है, पुणे, अहमदनगर, नासिक, औरंगाबाद, वहाँ विंड स्पीड 60 to 70 kmph होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। राइट, तो पुणे, अहमदनगर, नासिक, जी सर बताएं। मगर वो विंड में ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, डैमेज स्ट्रक्चर तो नहीं होता है ज्यादा कुछ, तो इसकी ब्रेकिंग हो सकता है, कुछ लूज स्ट्रक्चर गिर सकता है, और छोटे मोटे जो ट्री होता है जैसे बनाना, पपैया,
ड्रम स्टिक, वो सभी नुकसान होता है विंड स्पीड पे। जी, तो मृत्युंजय जी बता रहे हैं कि एक तो मुंबई से खतरा नहीं है और अगले 3-4 घंटे में मुंबई में जो विंड स्पीड है वो कम हो जाएगी। साउथ मुंबई के जो इलाके हैं वहां जरूर इस समय तेज हवाएं हैं, जहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं हैं, लेकिन अगर हम नॉर्थ मुंबई यानी मुंबई सबअर्ब्स की तरफ बढ़े तो वहां पर अब विंड स्पीड 50, 40, 50, 60 के बीच में है, जो बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती। और ये सब भी जो इस वक्त हवा की स्पीड है ये अगले 2 से 3 घंटे में और धीमी पड़ जाएगी। तो हवाएं चल रही है मुंबई के अंदर जो कि बहुत ज्यादा नहीं कही जाएंगी और साथ में बारिश भी आ जा रही है। तो मुंबई से खतरा मोटे तौर पे टला है, लेकिन नासिक हो गया, अहमदनगर हो गया, पुणे हो गया, उनका कहना है कि यहां पर से इस रास्ते से इस वक्त गुजर रहा है। तो जो लूज स्ट्रक्चर है, जो ढीली चीजें हैं या जो खुली चीजें हैं, पेड़ हो गए, कमजोर किस्म के जो पेड़ होते हैं वो उनके गिरने के, उखड़ने के, उड़ने के चांसेस यहां पर रहते हैं। लेकिन आगे चलते हुए ये डीप डिप्रेशन की जो बात कर रहे हैं कि आज शाम रात होते होते वहां पर भी चीजें थम जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें जरूर आपको दिखा रही हैं कि तूफान की गति ठीक ठाक है। ये तस्वीरें रायगढ़ और उसके आसपास की है जो बता रही है कि जहां हिट हुआ। लेकिन ये मुंबई की तस्वीरें देखिए, ये भी ताजा तस्वीरें ही हैं। यहां पर ज्यादा इस तरह की तीव्रता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन रायगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में जो तस्वीरें अभी आपने देखी, पेड़ और तमाम चीजें हिलते हुए और तेज तूफान और साथ में बारिश, वो इलाके हैं जहां पर ये सीधे लैंड किया है। फिलहाल मनोज जी और साथ में आपका मृत्युंजय जी बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो निसर्ग तूफान, बड़ी खबर, मुंबई से सीधा खतरा टला, लेकिन जिस रास्ते पे गुजर रहा है नासिक, पुणे, अहमदनगर, वहां पर ये जरूर थोड़ी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन शाम होते होते, रात होते होते वहां पर भी ये धीमा पड़ जाएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई निसर्ग तूफान की। लेकिन इस वक्त कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है जहां पर खासतौर पे कुछ अनाउंसमेंट जो हुए थे उन्हें अब अमली जामा पहना दिया गया है। जो बड़ा रिलीफ पैकेज आया था और खासतौर पे उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन की जो बात थी उसे आज मंजूरी दे दी गई है। कुछ और भी ऐलान सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश जावड़ेकर इस समय बातचीत कर रहे हैं। पैकेज की भी जो घोषणाओं को आकार देने का काम किया है और कुछ उसके बाहर के भी है। अंत में इतना ही कहूंगा कि मोदी सरकार ने किसानों का हमेशा पक्ष लिया है, चाहे या सॉइल हेल्थ कार्ड हो या नीम कोटेड या ज्यादा क्रेडिट हो या किसानों के लिए अनेक सुविधाएं तैयार की है। तो इसलिए ये किसान हितैषी सरकार है। मैं अब तोमर जी को दरख्वास्त करूंगा कि जो 2 महत्वपूर्ण उनके विभाग के निर्णय हुए हैं उसकी वो जानकारी देंगे। धन्यवाद माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय दंतवाला जी और उपस्थित सभी मित्रों। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दायित्व को संभाले थे। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी कोशिश है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब और किसान रहे। गरीब की ताकत बढ़े, किसान की ताकत बढ़े, खेती मुनाफे में आए, किसान की समृद्धता हो, गांव में संपन्नता हो, जिससे कि देश हमारा आगे बढ़ सकने में सक्षम हो। तो यहाँ पर साफ है कि किसानों पर बड़ा फोकस है और आप देख रहे हैं अपने फ्लैश पर नीचे चलते हुए कि किसानों के हित को देखते हुए काफी, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव है वो भी उनके लिए है, वन नेशन वन मार्केट की जो बात हो रही है वो भी उनके लिए है। और यहाँ पर और भी जो बड़े ऐलान होंगे उन्हें कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके हम आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन इसमें से ज्यादातर चीजें वो हैं जिनका जिक्र मेगा पैकेज 20 लाख करोड़ में हो चुका है, उनको अब एक एक करके कैबिनेट की मंजूरी मिलती जा रही है ताकि उनको अमली जामा
पहनाया जा सके। बहरहाल अब बात करेंगे कोरोना की। भारत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब 2 लाख के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,909 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 40,000 से ज्यादा केसेस हैं और महाराष्ट्र में कुल नंबर 72,000 के पार है। कोरोना ने देश भर में अब तक 5,815 मरीजों की जान ली है। ताजा अपडेट के साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, हर रोज अब नया रिकॉर्ड बन रहा है। 8,909 ये नया रिकॉर्ड है एक दिन के अंदर, और अब संख्या जो है देश में वो 2 लाख के पार है। बिल्कुल आपने सही कहा विपिन जी। अगर हम देखें पिछले 24 घंटे तो करीब 9,000 नए मामले देश भर में सामने आए हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक है, खास तौर पर महाराष्ट्र का जिक्र जिस तरह से आप कर रहे थे, और मैं राजधानी दिल्ली का अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर भी लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हर दिन की बात की जाए, जो असेसमेंट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में ही 1,300 नए मामले मिले हैं। तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ मामले आने का सिलसिला जारी है। वहीं अगर हम कुल पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो 2 लाख से पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है, और अब तक 5800 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। अगर मैं रिकवरी रेट की बात करूं तो 48.13% तक रिकवरी रेट पहुंच गया है। इसी बीच एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं अनलॉक 1 के पहले चरण में भारतीय रेल भी 200 रोजाना ट्रेनें चला रहा है। इसी को लेकर आपत्ति जताई गई थी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तरफ से कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य में कोई ट्रेन आकर रुके। तो अब रेल मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश में जो स्टॉपेजेस हैं वहां पर ट्रेनों को रोका नहीं जाएगा। तो ये तमाम अपडेट रेलवे की तरफ से। जी दीपाली, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। कोरोना और साथ में आपने रेलवे की खबर भी हमें अपडेट करके बताई। और जैसा दीपाली बता रही थी कि नंबर तेजी से बढ़ रहा हो, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात दिल्ली की हो, और इस समय हम अनलॉक फेज 1 में हैं और उस समय ये नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी एहतियात का जो स्तर है वो ऊंचा होना जरूरी है। इधर 8 जून से देश भर में रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब की बार जब आप खाना खाने बाहर जाएंगे तो आपको सब कुछ अलग दिखने वाला है, बैठने से लेकर किचन तक। इसके लिए बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट अपनी तैयारी भी कर चुके हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे दिल्ली के ऐसे ही रेस्टोरेंट में। क्या देखा उन्होंने, क्या चीजें उन्हें बदली हुई दिखाई दी, आपको भी दिखाते हैं। दिल्ली के बड़े 5 स्टार होटल साहब आपको लग्जरी के साथ 5 स्टार सैनिटेशन सुविधाएं भी दे रहे हैं। मसलन रोजिएट ने केयर बाय रोजिएट लॉन्च किया है। एक बार एक व्यक्ति किसी कमरे को चेकआउट करता है, उसके 24 घंटे तक उस कमरे को किसी और व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं वहीं से आपकी सुरक्षा की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। मसलन आपको एंट्री तभी दी जाएगी जब आपका आरोग्य सेतु में ग्रीन स्टेटस है, तभी आप आएंगे। यहाँ पे हर दूसरा जो टेबल है वो खाली रखा गया है ताकि एक जो दूरी है वो बरकरार रख सके। साथ ही एक टेबल पे भले ही आपको यहाँ पे 4 चेयर्स दिख रहे हों, लेकिन एक टेबल पे 2 ही लोग अलाउड होंगे और वो भी क्रिस क्रॉस बैठ सकते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो है रेस्टोरेंट का किचन। वहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। रेस्टोरेंट के किचन में चलते हैं हम। यहाँ पर एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये किचन कैमरा है जो कि लाइव फीड देता है किचन में किस तरीके से खाना बन रहा है, उसकी पूरी जानकारी देती है। तो जो ग्राहक आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी मिल रही है। ये और क्या क्या SOP फॉलो कर रहे हैं ये जानते हैं यहाँ के जो मेन शेफ है उनसे। स्टाफ हमारा इंटर स्टेट या अब्रॉड से आ रहा है, दे हैव टू गो अ कंप्लीट क्वारंटाइन फॉर 7 days अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट लॉज, which is once they get a certificate they will be allowed in the hotel premises, and every day thermal screening हो रही है जो है, and our receiving area has been completely sanitized. Even our restaurant has been sanitized before opening along with the kitchen and the back area, so that is also there. And gloves, hand mask, which is very important at this point of a time. राइट, तो यहाँ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपने झलक देखी कि किस तरह अब अनलॉक 1 में हम धीरे धीरे चीजें खोल रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हो रही है। एक झलक थी कि रेस्टोरेंट्स और होटल कैसे खुल रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि शॉपिंग मॉल्स और तमाम चीजें कैसे खुल रही हैं हमारे अपनी इस खास सीरीज में। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं कि देश में कोरोना के मरीज 2 लाख के पार चले गए हैं। जैसा अभी हमने आपको खबर दिखाई, और लॉकडाउन भी अनलॉक होने लगा है।
लेकिन दिल्ली में बॉर्डर को लॉक करने पर घमासान छिड़ा हुआ है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर कर रहे हैं बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। शाम 5:57 पर तो जरूर जुड़िएगा इस खास चर्चा में, शाम 5:57 पर। अब बात करेंगे सीएनबीसी आवास की खास मुहिम की, जिसके तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि छोटे कारोबारियों पर लगने वाली जीएसटी की लेट फीस को माफ किया जाए। आइए सुनते हैं ऐसे ही पीड़ित कारोबारियों की ये दर्द भरी दास्तान। 2018-2019 का जीएसटी टैक्स और लेट फी मैंने अपने वाइफ के ज्वेलरी बेच के पेड की, मगर नंबर नहीं चालू हुआ। 2019 और 2020 के टैक्स और लेट फीस भरने की मुझ में क्षमता नहीं है। मुझे कहीं से भी काम नहीं मिल रहा है। मेरा सालाना टर्नओवर 30 लाख से 40 लाख तक है। मेरा सालाना इनकम 3 से 4 लाख तक है। मेरा जीएसटी रिटर्न का बकाया 25,000 से 40,000 तक है। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के वक्त बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं और मेरा लड़का 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज थे। उसका मुझे 5 लाख का खर्चा आया था। उसके कारण मैं जनवरी 19 से मार्च 20 तक का जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाई। जीएसटी रिटर्न लेट फीस 1.5 लाख तक आ रही है। मेरा नंबर भी कैंसिल कर दिया है। अगर सरकार ने जीएसटी लेट फीस माफ किए तो मेरा नंबर एक्टिव किया तो मैं थोड़े दिन में मेरा बकाया जीएसटी ड्यूज भरने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑनलाइन व्यापार करता था। मेरा काम स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर माल को सप्लाई करना होता था। मैंने अगस्त 2018 में ऑनलाइन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया और अपने व्यापार को मैंने प्रारंभ किया। व्यापार को मैंने 4-5 महीने चलाया। उसके बाद ये मेरा व्यापार चला नहीं। मेरे पास साल 1.5 साल के बाद जीएसटी भवन से कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। तो मैंने कहा कि मैं करता हूँ, और मैं अपने वकील साहब के पास गया और वकील साहब को मैंने बोला सर मेरा जीएसटी फाइल कर दीजिए। तो वकील साहब ने मुझसे बोला कि सर आपके ऊपर तो 1.5 से 2 लाख रुपए की पेनल्टी निकल रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने बिजनेस ही 25 से 50 हज़ार के किया था, तो ये 2 लाख रुपए की पेनल्टी कैसी। तो वकील साहब बोले ये आपकी लेट फीस है। तो हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सीएनबीसी आवास की मुहिम के बाद अब सरकार ने भरोसा दिलाया कि आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए निवेश करने वाले ऑफशोर फंड मैनेजर्स पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। अब इनकम टैक्स में छूट हासिल करने के लिए ऑफशोर फंड मैनेजर्स को सीए का सर्टिफिकेट देना होगा। इस कदम से निवेश करने वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स की पहचान और मकसद दोनों पता चल सकेगा। डिटेल्स के साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। जी आलोक, बताएं कि अब किस तरह से प्रावधान बदले गए हैं। देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए सरकार ने बजट में ऑफशोर फंड मैनेजर्स के लिए कुछ इनकम टैक्स के लिहाज से रियायत का ऐलान किया था, जिसके तहत उनको अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस बजट के ऐलान को लेकर, उसमें एक नई शर्त लगा दी गई है। ये लगाया गया है कि अब उन्हें जितना भी निवेश करेंगे उसका सीए का सर्टिफिकेट बनवाकर देना जरूरी होगा, तभी जाकर उनको इनकम टैक्स से जो छूट है वो मिल सकेगी। दरअसल अभी जितना भी इन्वेस्टमेंट फंड होता है उसको निवेश जब ये ऑफशोर टैक्स मैनेजर्स करते हैं तो उनका एक निश्चित प्रतिशत 5% तक ही उन्हें इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। लेकिन इसी को बजट में सरकार ने बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया था। लेकिन सरकार को इस बात की भी आशंका है कि जितने भी देशों से इन्वेस्टमेंट फंड आता है उसमें चीन, सिंगापुर, कई सारे टैक्स हेवन कंट्रीज भी शामिल है। तो इसलिए सीए सर्टिफिकेट होना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि कौन सा कंट्री किस मकसद से और कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसके लिहाज से इस सीए के सर्टिफिकेट को देना अब जरूरी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आलोक। इधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर हम एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गंवा बैठते हैं, क्योंकि वे पेनी स्टॉक्स में पैसे लगा लेते हैं। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल काफ़ी ख़राब होते हैं, इनमें जमकर ऑपरेटर हेराफेरी भी करते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स में ही निवेश करें। कभी भी अनजान सोर्सेज पर भरोसा ना करें जो आपको पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर ताज़ा खबरें लगातार जारी हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपडेट ले सकते हैं।
तो यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए होगा कमोडिटी कॉल। नमस्कार।